हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। आज इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए पहले कल की क्लास को रिवाइज करते हैं हम लोग। देखिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, जो साधारण विधेयक होता है उसको हम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, जबकि जो धन विधेयक है तो उसे सिर्फ हम लोग लोकसभा में पेश कर सकते हैं। जो साधारण विधेयक होता है उसको क्या मंत्री या गैर मंत्री कोई भी, जो मतलब कि सरकारी या गैर सरकारी कोई भी पेश कर सकता है, और जबकि जो धन विधेयक होता है उसको सिर्फ मंत्री यानी कि सरकारी विधेयक के रूप में ही वो आता है। उसी तरह जो आम विधेयक होता है उसे क्या कर सकता है राज्यसभा स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है या 6 महीने तक रोक सकता है, जबकि जो वित्त विधेयक है उसको क्या करता है राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकता है। उसी तरह साधारण विधेयक को लोकसभा क्या करता है कि उसको में संशोधन कर सकता है, जबकि राज्यसभा क्या कर सकता है वित्त विधेयक में कि उसको क्या कर सकता है बस 14 दिनों तक रोक सकता है और संशोधन करने की अनुशंसा करता है। वहीं यदि राज्यसभा में वो फिर आते हैं साधारण विधेयक में, तो साधारण विधेयक क्या होता है कि उसको प्रस्तुत करने के लिए साधारण विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक को क्या कर सकते हैं कि उसको पेश करने के पहले उसकी पूर्ण अनुमति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। उसी तरह यदि फिर साधारण विधेयक में आते हैं तो उसे दूसरे सदन में ले जाने के लिए क्या होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी अनुशंसा जरूरी होती है, जबकि वहाँ वित्त विधेयक की बात अनुशंसा जरूरी नहीं होती है, और जबकि वहाँ वित्त विधेयक की बात आती है तो उनकी उसको दूसरे सदन में ले जाने के लिए उसकी अनुशंसा होनी जरूरी होती है। ठीक है, उसी तरह यदि साधारण विधेयक पर सहमति नहीं बनती है तो क्या होता है संयुक्त बैठक के को बुला के उसको समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है जो धन विधेयक होता है उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं, क्योंकि उसमें राज्यसभा 14 दिनों से ज़्यादा उसको रोक ही नहीं सकते। उसी तरह साधारण विधेयक पे आते हैं तो उसमें क्या है राष्ट्रपति की शक्ति क्या आती है, उसे रोक सकता है, रद्द कर सकता है या उसे पुनः संशोधित करने के लिए सदन भेज सकता है। जबकि वित्त विधेयक में क्या है राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है रोक सकता है या पारित कर सकता है, उसे संशोधित होने के लिए नहीं भेज सकता है। बात क्लियर है? तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में हम लोग कल अंतर पढ़े थे, उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब आज हम लोग देखते हैं कि वित्त विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर क्या है। वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। सुनने में दोनों एक जैसा लगता है ना कि वित्त धन, सुनने में तो दोनों एक जैसा है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, उसको हम देखेंगे अभी बहुत डिटेल से। एक यदि हम मोटा माटी समझे कि धन विधेयक क्या है वित्त विधेयक क्या है, तो समझिए कि धन विधेयक होता है कि सरकार के झोली में पैसा आना, एकदम सिंपल भाषा में समझिए तो। और वित्त विधेयक का मतलब क्या होता है उस पैसा को खर्च करना, कहीं कहीं भी निर्माण में या हॉस्पिटल बनाने में, पुल बनाने, कहीं कहीं खर्च करना है। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से देखेंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है। चलिए क्या है वित्त विधेयक, उस विधेयक को कहते हैं जिसमें वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय की चर्चा है ना। यानी कि वित्त विधेयक किसको बोलेंगे जिसमें धन की चर्चा हो, जिसमें क्या हो कि किसी राजस्व आ रहा है, खर्च हो रहा है, तो जिसमें यानी कि वित्त के बारे में चर्चा हो, वित्तीय मामलों के बारे में चर्चा हो, उसे वित्त विधेयक कहेंगे। ठीक है, अब जो वित्त विधेयक होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, धन विधेयक जो कल ही बताया था अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। दूसरा वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक 1, इसका नाम क्या है वित्त विधेयक फर्स्ट, जो अनुच्छेद 117 फर्स्ट के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्या है वित्त विधेयक सेकंड, जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है। फिर से वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत, और वित्त विधेयक 2 जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए जो धन विधेयक होता है वो एक तरह से वित्त विधेयक का ही प्रकार होता है। जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक का ही प्रकार होता है, वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक आता है। ठीक है, इसके बारे में हम तीनों में डिफरेंस करके आगे अभी समझेंगे। चलिए आगे क्या है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते है ना। कि देखिए जो धन विधेयक होता है क्या होता है वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है, तो जितना भी धन विधेयक होगा वो क्या होगा वित्त विधेयक होगा ही। लेकिन ये जो जो अब देखिए वित्त विधेयक के भी क्या 2 तरह के हैं, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2। ठीक है, तो जो ये जरूरी नहीं है कि जो वित्त विधेयक होगा वो धन विधेयक होगा ही। ठीक है, बट ये निश्चित है कि जो भी धन विधेयक होगा वो वित्त विधेयक होगा। ठीक है, फिर से जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होगा, और जो वित्त विधेयक है जरूरी नहीं है कि वो धन विधेयक होगा ही। ठीक है, लेकिन
वह वित्त विधेयक, वही वित्त विधेयक धन विधेयक होगा जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है ना। वित्त विधेयक जो है इसमें भी कुछ ऐसी बातें होती है जो अनुच्छेद 110 में, जो अनुच्छेद 110 धन विधेयक है उसकी बातें कुछ वित्त विधेयक में भी होती है। तो देखते हैं कि किस वित्त विधेयक में दी वैसी कोई चर्चा वित्त विधेयक में है तो वो वित्त विधेयक भी क्या आएगा, धन विधेयक के रूप में आएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के, धन विधेयक, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2। अनुच्छेद 110, 117 1, 117 3। जितना भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है और जो भी वित्त विधेयक है जरूरी नहीं है कि वो धन विधेयक के अंतर आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड में अंतर। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि अब धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड में क्या डिफरेंसेस हैं। आइए देखिए, जो धन विधेयक होता है उसको वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आती है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 1 के अंतर्गत और वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 3 के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है कि जो धन विधेयक होता है उसमें अनुच्छेद 110 में जितने भी मामले लिखे गए हैं वो सब अनुच्छेद 100 धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं ना। यानी कि अनुच्छेद 110 में कल बताया था मैंने कि जो टैक्स के संबंधित मामले होते हैं, संचित निधि से संबंधित व्यय आय, आकस्मिक निधि से संबंधित आय व्यय, कल के क्लास में मैंने बताया था कि कौन कौन से बात होते हैं जिससे वो धन विधेयक माना जाता है। तो वही बात जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लिखे होते हैं वो धन विधेयक में उल्लेखित होते हैं। तो और वित्त विधेयक फर्स्ट में जो होता है 110 में उल्लेखित तो सारा होता है, इनकी जितना बात अनुच्छेद 110 में वो तो रहेगा ही, उसके अलावा अन्य कोई वित्त संबंधी मामला होता है वो भी इसमें उल्लेखित होता है। ठीक है, और वही वित्त विधेयक 2 जो अनुच्छेद 117 3 के अंतर्गत आता है उसमें संचित निधि पर भारित व्यय के संबंधित मामले होते हैं। ठीक है, संचित निधि पर जो भी व्यय है यानी कि संचित निधि से किसको वेतन दिया जा रहा है, उससे कहाँ और खर्च हो रहा है, वो सारे मामले इसमें अनुच्छेद 117 3 यानी कि वित्त विधेयक 2 में लिखे होते हैं। परंतु इसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई भी मामला नहीं होता, यानी कि इस दोनों में अनुच्छेद 110 से संबंधित सब सारे मामले होते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित कोई भी मामला नहीं होता है। इसमें होता क्या है, संचित निधि पर जो भी व्यय भारित है यानी कि संचित निधि से जो भी खर्च हो रहा है वो इसमें लिखा होता है। बात क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। मैंने बताया था पिछले क्लास में जो धन विधेयक होता है उसे क्या किया जाता है कि लोकसभा में पेश किया जाता है, वहीं जो साधारण विधेयक होता है उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं। तो जो धन विधेयक है उसे सिर्फ लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। उसी तरह जो वित्त विधेयक फर्स्ट है इसे भी लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में हम पेश नहीं कर सकते। तो देखिए जो धन विधेयक और वित्त विधेयक फर्स्ट में यही दो समानता है। ठीक है, क्या अनुच्छेद 110 में उल्लेखित मामले इसमें भी होते हैं और इसमें भी, इसको भी लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और इसको ही लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वह यदि वित्त विधेयक सेकंड के बारे में हम तो इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि इसे साधारण विधेयक की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इसे लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मामला धन विधेयक में क्या है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किया जाता है। ठीक है, इसे क्या होता है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसको पेश किया जाता है और इसमें इसको भी क्या होता है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। तो ये तीन समानताएं जो होती है क्या होती है, अनुच्छेद 110 और 117 1 में होती है। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो ये तो साधारण विधेयक की तरह इसको हम ट्रीट ही करेंगे, इसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि साधारण विधेयक पेश करने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो धन विधेयक 2 है इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, इसे हम सीधे सदन में किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसे क्या करती है, जो धन विधेयक राज्यसभा क्या करती है कि धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, वो मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो क्या है कि अनुच्छेद धन विधेयक में क्या है, राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, और अनुच्छेद 117 1 यानी कि विधेयक धन विधेयक 1 में क्या है, किसी राज्यसभा स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। ध्यान दीजिए ये 3 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, बाकी अब इसका यहाँ से साधारण विधेयक वाला काम इसका शुरू हो रहा है ना, यानी कि अब इसकी टेंडेंसी बदल गई। यहाँ तक इसकी टेंडेंसी धन विधेयक वाली थी, ठीक है, जो इसकी टेंडेंसी थी, लेकिन इस पॉइंट से चौथे पॉइंट से इसकी टेंडेंसी क्या होगी, साधारण विधेयक वाली होगी, यानी कि इसको राज्यसभा स्वीकार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसी तरह वित्त विधेयक सेकंड है, इसको भी राज्यसभा स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। धन विधेयक में अनुच्छेद 110 से संबंधित सारे मामले होते हैं, उसी तरह वित्त विधेयक 1 में भी अनुच्छेद 110 से संबंधित सारे मामले होते हैं।
वित्त विधेयक 2 में 110 से संबंधित कोई भी मामला नहीं होता। इसमें जो होता है वो क्या होता है कि संचित निधि पर भारित व्यय जो होता है वो धन विधेयक वित्त विधेयक सेकंड में होता है। ठीक है, क्या है कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, और जो वित्त विधेयक फर्स्ट है इसे भी लोकसभा में पेश किया जाता है, और जो वित्त विधेयक सेकंड है इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए इधर क्या है कि इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। जो धन विधेयक उसे उसके सहमति के उससे पेश करने के पूर्व क्या होता है, हमको राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। उसी तरह वित्त विधेयक फर्स्ट क्या है, इसको भी पेश करने से पहले क्या होता है, हमको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। बस याद कैसे रखना है कि जिसको लोकसभा में सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है उससे को पेश करने के पहले हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति लेंगे, और इसको पेश करने के पहले हमको राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ ये राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। जो धन विधेयक होते हैं उसे राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक सकती है। जो वित्त विधेयक है इसको क्या से कर सकती है, राज्यसभा स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। उसी तरह वित्त विधेयक सेकंड है, इसको भी राज्यसभा स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, बात क्लियर। इसमें और अंतर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके और डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं। क्या है नेक्स्ट, संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि धन विधेयक में क्या होता है कि राज्यसभा उसको रोक ही नहीं सकती है 14 दिनों से ज़्यादा, तो उसमें संयुक्त विधेयक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद 14 दिनों तक यदि रोक ली तो क्या हो जाएगा, वो विधेयक खुद ब खुद धन विधेयक राज्यसभा से पास हो जाएगा। राज्यसभा से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनका मोहर लग जाएगा, तो उसमें रुकावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यदि उसमें रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं है तो उसमें संयुक्त बैठक की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। परंतु जब वित्त विधेयक फर्स्ट की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक हो सकता है ना। जैसे कि साधारण विधेयक में होता था क्या कि यदि विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया तो क्या होता था कि राज्यसभा में उसको अस्वीकृत कर देता था, या उसको मतलब कि रोके हुए रहता था, या क्या करता 6 महीने से अधिक समय तक उसको रोके हुए रहता था। ठीक है, तो 6 महीने से अधिक समय तक रोके रहने पर क्या होता था कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता था कि क्या कर सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब वित्त विधेयक फर्स्ट की बात आती है, यानी कि इसको यदि 6 माह से अधिक तक इसे रोक दिया गया है ना, या इसे अस्वीकृत कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को, इस बिल को पास करवाने के लिए क्या कर सकती है, संयुक्त बैठक बुला सकती है। ठीक है, और सेम वही बात क्या वित्त विधेयक 2 के लिए भी है कि गतिरोध होने पर क्या कर सकती है राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है ना। यानी कि ये बिल को भी यदि राज्यसभा रोक देती है तो क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति उसको पास करवाने के लिए, बिल को पास करवाने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है ना। जैसे कि पिछले क्लास में बता दें कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, बट उसे पुनः विचार के लिए यानी कि उसको सदन में दोबारा संशोधित करने के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, बट बात जब यहाँ आती है वित्त विधेयक फर्स्ट की, तो इसमें राष्ट्रपति से स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, और पुनः विचार करने के लिए इसे भेज भी सकता है। बात समझ में आया। धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। जबकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है। ठीक है, फिर वही आते हैं फिर वित्त विधेयक सेकंड की बात। तो इसमें भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, उस विधेयक को स्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए उसे भेज दे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ बात है ना वित्त विधेयक 2 की एक खास बात है जो कि न धन विधेयक में है ना वित्त विधेयक फर्स्ट में है। इसकी खास बात क्या है कि इसे यदि किसी भी सदन में से पास करवाना हो, लोकसभा से पास करवाना हो, राज्यसभा से पास करवाना हो, दोनों सदनों के लिए आवश्यक है कि पास होने से पहले उसे राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है ना। यानी कि जब तक राष्ट्रपति ना बोले तो वो सदन से पास नहीं होगा। बात समझ में आया। वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है, उसे किसी भी सदन से पास करवाने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा या सिफारिश की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुशंसा के बगैर वित्त विधेयक 2 जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है वो पारित नहीं हो सकता है। बात क्लियर है। चलिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि तीनों विधेयकों को रिमाइंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धन विधेयक। धन विधेयक में क्या होता है
कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत सभी मामले धन विधेयक में होते हैं। जितने भी मामले अनुच्छेद 110 में दिए गए वो धन विधेयक में होंगे। उसी तरह वित्त विधेयक फर्स्ट जो कि अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आते हैं, उनमें अनुच्छेद 110 के सभी मामलों के अलावा और भी वित्तीय मामले उसमें शामिल होते हैं। वहीं वित्त विधेयक जो सेकंड है, जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है, उसमें संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में होता है। उसमें अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जितने भी मामले आते हैं उनमें से कोई नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं धन विधेयक पे। तो धन विधेयक में क्या होता है कि उससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं धन विधेयक को, सिर्फ लोकसभा में। उसी तरह वित्त विधेयक फर्स्ट को भी सिर्फ हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं, जबकि वित्त विधेयक 2 की बात आती है तो उसे हम लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। फिर आते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। उसी तरह वित्त विधेयक फर्स्ट को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है। लेकिन वहीं जब बात आती है वित्त विधेयक सेकंड की, तो उसे पास करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। बात क्लियर है। फिर आते हैं धन विधेयक में। तो धन विधेयक में क्या होता है कि धन विधेयक में जो होता है राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है ना, यानी कि राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती, रोक भी सकती है तो 14 दिनों तक रोक सकती है। लेकिन जहां बात आती है वित्त विधेयक फर्स्ट की, तो इसे राज्यसभा रोक सकती है, ठीक है, उसमें संशोधन कर सकती है। और वहीं वित्त विधेयक सेकंड की बात आती है तो वहां भी उसको राज्यसभा रोक सकती है और उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट कि जब धन विधेयक क्या होता है कि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट हो ही नहीं सकता, तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं होता है। वही वित्त विधेयक फर्स्ट की बात करते हैं जो अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आता है। यदि उसको राज्यसभा रोकती है तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसी तरह वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है, उससे भी राज्यसभा रोक सकती है। तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसे क्या कर सकती है, तो वो संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि अब जब धन विधेयक क्या हो, लोकसभा से पारित होके और चला गया कहाँ, राष्ट्रपति के पास यदि चला गया तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार कर दे या स्वीकार कर दे, बट उसे पुनः सदन में पुनर्विचार के लिए उसे नहीं भेज सकती है। ठीक है, वहीं जब बात वित्त विधेयक फर्स्ट की आती है जो अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आता है, तो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या उसे संशोधित करने के लिए पुनः सदन में भेज सकता है। और वहीं वित्त विधेयक सेकंड की बात आती है तो उसे भी राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है या उसे पुनः संशोधित करने के लिए सदन में भेज सकता है। बात क्लियर है। अब देखिए अब वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत आता है, उसकी एक खास बात और है कि इसमें क्या कर सकता है कि यदि इसे लोकसभा से पारित करवाना हो या राज्यसभा से पारित करवाना हो, तो पारित करवाने के पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा उसमें आवश्यक होती है। बात समझ में आई। तो जो वित्त विधेयक 2 है उसे किसी भी सदन में पास करवाने के पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा या राष्ट्रपति की सिफारिश उसमें आवश्यक होती है। बात समझ में आया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ यदि पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट आते रहेंगे। 1-2 क्लास में 2-3 क्लास और लगेगा, ये संसद खत्म हो जाएगा, उसके बाद संविधान और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज एकदम बेसिक से एकदम शुरू से बहुत अच्छे तरीके से शुरू की जाएगी। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।